9 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का ये अंतिम पार्ट है। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो फिफ्थ है टॉपिक है, जो सब टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, कि किस तरह से गुलाम प्रथा ख़त्म हुआ। और इसको यहाँ पर ख़त्म का अगर देखेंगे तो द वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स, जो सामाजिक सुधार हुआ जैकोबिन रिज्म का, जो कि रेन ऑफ टेरर भी रिज्म उसका कहा जाता है, कि उसने अपने विरोधी को मारा, कि वाज द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। फ्रेंच कॉलोनीज क्या हुआ कि फ्रेंच कंट्रीज़ में भी, और फ्रेंच कंट्री के जहाँ जहाँ फ्रेंच दूसरे कंट्री को अपने अंतर्गत ले गया था बिजनेस करने के लिए, उसको ही फ्रेंच कॉलोनीज कहते हैं। जैसे ब्रिटेन जो था, हम लोग कंट्री को भी कब्जा किया हुआ था, तो उसको हम लोग का कंट्री भी फ्रेंच कॉलोनी, ये ब्रिटिश कॉलोनीज कहा जाता था। ठीक उसी तरह से फ्रेंच जिस कंट्रीज़ को इसको फ्रेंच कॉलोनीज कहा जाता था। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, चाहे वो कैरेबियन में हो, चाहे मार्टिनिक हो, या फिर गॉडेलप हो, या फिर सेंट डोमिनिक हो, वो इम्पोर्टेंट सप्लाई ऑफ कमोडिटी सच एज, और वो बहुत बड़ा सेंटर था टोबैको का, कि वो इंडिको का खैनी हुआ, नील का खेती हुआ, शुगर हुआ, कॉफ़ी हुआ, इसका था। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो कहीं ना कहीं तरीके से वहाँ पर लेबर की कमी थी, कि लिखा हुआ है कि बट द रेलोकेटेंस ऑफ द यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड्स मींट ए शॉर्टेज ऑफ लेबर। की इस तरह का जो कैरेबियन था, जिसको वेस्ट इंडीज भी आजकल हम लोग कहते हैं, वहाँ पर लेबर की कमी थी प्लांटेशन में, टी और कॉफ़ी का प्लांटेशन में, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी था। सो दिस वाज मेड बाय ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। यहाँ समझिएगा ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर यूरोप हो गया, और ये जो सेंटर था यहाँ से अफ्रीका था, और यहाँ से अमेरिका था। तो यूरोप में जो ये यूरोप में देखेंगे तो ये जो बॉर्डेक्स है, और जो कि यहाँ पर नेप्टे है, यहाँ से वो लोग अपना ये समुद्री यात्रा ये स्टार्ट कर देते, और वो अफ्रीका कोस्ट में पहुँचते थे। और यहाँ से जो स्लेव्स था उसको वहाँ से, जो वहाँ के मुखिया थे जिसको चीफ टेन कहते हैं, वहाँ से लेकर उस स्लेव को क्या करते थे, वो लोग ब्रांड कर देते थे, मोहर दे देते थे, और सैकल माने कि जो कड़ी जो मैंने सिकंजा होता है उसको लगा दिया जाता था, और गुलाम को एक ही जहाज़ में पैक कर दिया जाता था, और 3 महीना लंबी यात्रा के लिए यहाँ अमेरिका के जो पास है, चाहे नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, अगर साउथ अमेरिका के बीच में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये कैरेबियन कंट्री है, तो यहाँ जाके वो लोग बेच देते थे। तो इस तरह से इसको ट्रायंगुलर कहा गया है कि द स्लेव एट बिगन द 17th सेंचुरी। और इसको जो कहाँ से इसलिए कहा गया कि जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप ट्रेड एंड अमेरिका। अब ये लोग क्या करते थे कि फ्रेंच जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, वो लोग जो पोर्ट है, बंदरगाह है बॉर्डियोक्स का और नाइन्टेस का, वहाँ से अफ्रीका को जाते थे। फिर वेयर दे बाउट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चिफ्टेंस, जो मुखिया होते थे वहाँ के, उससे खरीदते थे, उसको ब्रांड करते थे, मोहर डालते थे, सैकल सिकंजा बना देते, और स्लेव्स वेयर पैक्ड टाइटली इनटू शिप, जहाज पे बांध देते, और 3 महीना लंबी यात्रा के 3 months लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन। देयर दे वेयर सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर, वहाँ प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था, और इस तरह से वहाँ लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता था, क्योंकि वहाँ पर यूरोप, और उसको जो चाहे अमेरिकन कंट्री हो, चाहे जो कैरेबियन कंट्री हो, ये लोग जो था उस लेबर को यूज करके शुगर का प्रोडक्शन करते थे। कहाँ का बाज़ार में, यूरोपियन के बाज़ार में इसकी डिमांड थी, कॉफ़ी, इंडिको, और जो बॉर्डेक्स और जो नैंटे था। इस तरह से ये जो बहुत ही, जैसे आज के डेट में कलकत्ता है, मुंबई है, इस तरह के वो उभरते हुए पोर्ट सेंटर थे। लेकिन 18th सेंचुरी में स्लेवरी का थोड़ा बहुत ये क्रिटिसिज्म हुआ, आलोचना हुआ, लेकिन नेशनल असेंबली इसमें डिबेट भी हुआ, लंबी डिबेट भी हुआ कि आदमी का अधिकार क्या है, क्या इसको मैंने कि जो फ्रेंच कॉलोनी है वहाँ से स्लेव्स को हटा दिया। लेकिन ऐसा कोई कानून पास नहीं हुआ, और इस डर से पास नहीं हुआ कि जो बिजनेसमैन था उनसे बहुत पैसा आता था स्लेव ट्रेड में, तो कहीं उनका ख़त्म नहीं हो जाए। लेकिन जो 1794 जो कन्वेंशन था रेन ऑफ ट्रेड, जो जैकोबिन क्लब का, उन्होंने एक कानून पास किया कि फ्रेंच या उसके जितने फ्रेंच कॉलोनी वहाँ पर स्लेवरी नहीं होगा। लेकिन 10 साल के बाद 10 साल के बाद मैंने कि 1883 में नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी गुलाम को इंट्रोड्यूस कर दिया, और अंततः जो है 1848 में इस कानून को हटा दिया गया स्लेव को। अब इस तरह से निग्रोस दिया हुआ है, इम्प्लीकेशन दिया हुआ है कि फ्रीइंग की मुक्ति का मार्ग। अब उसके बाद देखते हैं कि रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, क्रांति और एवरीडे लाइफ वहाँ पर क्या होता था। क्या जो आदमी लोग जो थे, फ्रेंच लोग थे, जब क्रांति स्टार्ट हुआ था 1789 में, तो उनका जो कपड़ा था, क्लोथ था, क्या उनका पहनने का तरीका बदल गया, क्या उनका बोलने की भाषा बदल गई, क्या उनका रहने का जो स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बदल गया। तो इस कारण इसी को देखेंगे तो बहुत सारे जो कानून पास किए, लिखा हुआ कि द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो सरकार बनी वो
बहुत सारे पास द लॉज डेट वुड ट्रांसलेट आइडियल ऑफ लिबर्टी, जहाँ पर स्वतंत्रता और इक्वलिटी की बात हो। तो एंड वन इम्पॉर्टेंट लॉ कैम इनटू इफेक्ट, एक महत्वपूर्ण इफेक्ट कौन ये हुआ जब बास्टिल का जो था, बास्टिल का जो महल था उसको तोड़ दिया गया था 1794 में। तो उसी समय पे एक प्रेस का सेंसरशिप था कि प्रेस को जो मुक्त था, कोई समाचार नहीं छाप सकता था। पहले समाचार उसको लिखता था तो वो राजा के पास भेजा जाता था, राजा लोग जो थे वहाँ पर उसको पढ़ने का तब जाके ये करते। लेकिन अब क्या हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन सिटीजन जो प्रोक्लेम था, फ्रीडम ऑफ स्पीच कि बोलने की स्वतंत्रता दे दिया, एक्सप्रेशन तो नेचुरल राइट। तो अब जो न्यूज़पेपर था, पम्पलेट था, वो लोग सारी बात छापने लगी। वो जो पेपर था, न्यूज़पेपर सब में छपने लगा, प्रिंटेड होने लगा, पिक्चर सब, और पूरे शहर में, फ्रांस के शहरों में ये समाचार या पेपर जो था पूरी तरह से फैल गया, बहुत सारा भीड़ लग गया, चाहे वो देहात में हो। और इस तरह से जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है एक इम्पॉर्टेंट काम हुआ, क्योंकि वो जो अगर अच्छा काम नहीं होता था उसका अपोजिंग व्यू रखता था। और इस तरह से ये जो था वो लोगों का जीवन बदला, चाहे नाटक के द्वारा हो, सॉन्ग के द्वारा हो, या फेस्टिव त्यौहार के द्वारा हो। बहुत सारे पीपल लोग जब इकट्ठा होते थे तो वहाँ भी बात होती थी लिबर्टी की, जस्टिस की, और उसमें पॉलिटिकल जो फिलोसफर थे, रूसो हो गया, दांते हो गया, उन्होंने क्या क्या लिखा उसके बारे में चर्चा करते थे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो किस तरह से उन लोगों का ज़िंदगी बदलते गया। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स है जिसको आपको करना है। और लास्ट में जो निष्कर्ष देखेंगे तो 1804 में जो नेपोलियन था, नेपोलियन जब खुद को इम्परेटर घोषित कर दिया, जैसे हम नोट्स में भी दिखाते हैं आपको, तो यही सेट आउट था कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्री। वो फ्रांस जो था दूसरे नेबरिंग कंट्री में भी मतलब कि कब्जा करने लगा। तो शुरू में और बहुत सारे उस सुधार के नेपोलियन, खासकर ये इंट्रोड्यूस द लॉ सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को इज्जत दिया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, सब जगह एक ही मापतौल लाया गया, मेजर्स लाया गया, डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। तो लेकिन शुरुआत में इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज ए लिबरेटर्स को स्वतंत्रता का, लेकिन बाद में दूसरे देशों को महसूस हुआ कि वो कब्जा कर रहा है, तो इसलिए वहाँ पर एक युद्ध हुआ वाटरलू का, 12 वाटरलू 1850 में, वहाँ पर नेपोलियन हारा। और उसके बाद जाकर इस तरह के उसका जो आइडियाज़ था, लिबर्टी मूवमेंट जो था यूरोप में धीरे धीरे फैला। और ये एक तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था पूरे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और रेस्ट ऑफ यूरोप को एक नया सिस्टम बताया। और इस तरह से चैप्टर ख़त्म होता है।